हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज सोर्स। तो आज के सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे, एक पीआईएल फील्ड किया गया है सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट द बायोगमी, जो मुस्लिम कम्युनिटी में फॉलो किया जाता है। तो इस सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि बायोगमी क्या होता है और इसके अंडर कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं या फिर किस कम्युनिटी के लिए बायोगमी अभी अप्लीकेबल है या फिर फॉलो किया जाता है, और इसके लाइमलाइट में हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज एट सोर्स आकर जुड़ सकते हैं। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, अभी पीआईएल एक फील्ड किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, जहां पे पिटिशनर ने ये कहा है कि जो बायोगमी मुस्लिम कम्युनिटी में फॉलो किया जाता है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये एक जो भी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये जो लॉ है सेक्शन अंडर आईपीसी 494 के अंडर, जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी को ये बायोगमी जो अलाउ करता है, और बाकी सब कोई और रिलीजन जो इंडिया में रहते हैं अगर वो फॉलो करते हैं तो उनके लिए डिफरेंट पनिशमेंट्स यहाँ पे मेंशन्ड है। तो इसके अंडर पिटिशनर ने ये कहा है कि जो ये पनिशमेंट्स मेंशन किए गए हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए जो सेक्शन 494 आईपीसी की है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए। सो अगर मैं बात करूँ बायोगमी क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे एक कंडीशन होता है जहाँ पे कोई पर्सन ए जो है वो अपने वाइफ के रहते हुए किसी और फीमेल से शादी कर सकता है, या फिर कोई भी अगर वाइफ है उसकी, वो किसी और मैन से शादी कर सकती है अगर उसका हस्बैंड है, यानी कि अगर वो अलाइव है। तो इस कंडीशन में हम उसे बायोगमी कहते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ, ये बायोगमी जो है ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के ये अगर फॉलो करते हैं तो उनके जो लॉ है उनके अकॉर्डिंग जो है वो इसमें प्रोविजंस कोई भी ऐसे पनिशमेंट्स के बारे में बात की नहीं की गई है। अगर वहीं मैं बात करूँ जो ये सेक्शन 494 है आईपीसी की, वहाँ पे अगर मान लो कोई हस्बैंड या फिर वाइफ जो है, अगर हस्बैंड किसी और फीमेल से शादी कर लेता है जहाँ पे उसकी वाइफ जिंदा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि जो ये मैरिज है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा, और जो भी पनिशमेंट्स हैं जहाँ पे 7 साल की सजा या फिर उससे ज़्यादा या फिर फाइन दोनों हो सकते हैं, यहाँ पे ये प्रोविजंस है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये जो सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी है वो सिर्फ मुस्लिम्स कम्युनिटी के अलावा बाकी और भी कोई रिलीजन है उनके लिए अप्लीकेबल है, जैसे कि हिंदू हो गए, क्रिश्चियंस हो गए या फिर पारसीज हो गए। अगर मैं बात करूँ ये जो बायोगमी या फिर पॉलीगमी जो हम इसे बोलते हैं, या इस कंडीशन अगर मुस्लिम्स कम्युनिटी के लिए ये अप्लीकेबल नहीं है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी किसी और उसके हस्बैंड या वाइफ के रहते हुए किसी और से शादी करता है, तो उस कंडीशंस में वहाँ पे कोई भी पनिशमेंट्स की प्रोविजंस नहीं है। सो अगर मैं बात करूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी तक इंडिया में है या नहीं, तो ये देख लीजिए। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो है फॉर्मुलेशन ऑफ वन लॉ जो कि अप्लीकेबल होगा सारे कम्युनिटीज़ के लिए या सारे रिलीजन के लिए मैं बात करूं। और अगर मैं बात करूं कौन कौन से ऐसे मेन की एस्पेक्ट्स हैं जहां पे ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो अप्लीकेबल होगा, तो जैसे मैरिज के कोई अगर इशूज हैं, डिवोर्स के रिलेटेड या इनहेरिटेंस या फिर एडॉप्शंस के रिलेटेड अगर कोई भी इशूज हैं, तो उस केस में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो होगा वो अप्लीकेबल होगा। सो अगर मैं बात करूं ये जो कोड है वो आर्टिकल 444 जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी के अंडर आता है, उसके अंडर ये मेंशन है। लेकिन अभी तक ये इंडिया में अगर मैं बात करूं सिंस इंडिपेंडेंस, ये अभी कोई भी इसके ऊपर कोई भी एक सिंगल लॉ अभी तक नहीं बन पाया है। और जिसके चलते अगर मैं बात करूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो सारे रिलीजन के लिए कोई एक ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। सो अगर इसके बाद मैं बात करूँ, ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ये अपहोल्ड करता है कि कोई भी अगर रिलीजन है वो आर्टिकल 24 के अंडर वो उसके पास राइट्स है कि वो कोई भी फ्रीडम या फिर कोई अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सकता है या प्रैक्टिस कर सकता है अकॉर्डिंग टू देयर ओन विल। लेकिन अगर मैं बात करूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो ये बात करता है कि सभी रिलीजन के लिए एक सीमित या फिर मैं बोलूँ एक लॉ होना चाहिए जो सबके लिए अप्लीकेबल हो समान तरीके से। तो यहाँ पे ऐसे डिफरेंट, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड इस पे डिफरेंट तरीके से अभी तक डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट तरीके का रहा है, जहाँ पे कभी सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट नजर आया है। जैसे मैं बात करूँ डीपीएसपी या फिर जो आर्टिकल 25 की। सो यहाँ पे इसके चलते डिफरेंट, अगर मैं बात करूँ इंडिया के अगर डिफरेंट गवर्नमेंट जो है रही है अभी तक सक्सेसिव टर्म्स में, उन्होंने अभी तक कोई भी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो सिंगल अप्लीकेबल हो सभी रिलीजन के लिए, वो अभी तक इंडिया में नहीं आ चुका है। सो
अगर मैं बात करूं कि ये जो पीआईएल फील्ड किया गया है उसमें क्या कैसे ये क्वेश्चंस डिफरेंट तरीके के रेज किए गए हैं, तो देखिए सबसे पहले जो पीआईएल फील्ड किया गया उसमें उन्होंने पूछा है कि जो ये बाइगमी प्रैक्टिस किया जाता है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये जो ऑपरेसिव है जो भी हमारी जो महिलाएं हैं मुस्लिम्स कम्युनिटी के उनके अगेंस्ट, और जो उनकी जो इक्वालिटी है उनको ये कहीं ना कहीं ये नकारता है, इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको डिक्लेयर किया जाए। इसके बाद पिटिशनर ने ये भी कहा है कि ये जो बाइगमी प्रैक्टिस है ये वन रिलीजियस कम्युनिटी को कोई भी डिफरेंट प्रोविजंस प्रोवाइड करता है या फिर डिफरेंट राइट्स प्रोवाइड करता है, और उसी के बेसिस पे अगर मैं दूसरी कम्युनिटी के बारे में बात करूँ तो उसके लिए डिफरेंट प्रोविजंस हैं जहाँ पे उसके पनिशमेंट्स उसको मिलते हैं। तो इसलिए ये उन्होंने ये पीआईएल अगर फाइल किया गया है उसमें ये बोला है कि जो सेक्शन 494 ऑफ इंडियन पेनल कोड जो है आईपीसी, और जो सेक्शन 2 ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ जो शरीयत के नाम से हम जानते हैं, जिसे हम एप्लीकेशन एक्ट 1937 में ये अपनाया गया था, उन दोनों को ये नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाए। सो पीआईएल में प्ली में ये भी पिटिशनर ने ये कहा है कि जो भी क्रिमिनल लॉज हैं हमारे, अगर कोई भी स्टेट किस तरीके से ये क्रिमिनल लॉ बना सकता है जहां पे किसी एक कम्युनिटी को ये फेवर लॉ करता है और दूसरी कम्युनिटी की पनिशमेंट्स की प्रोविजंस है, तो ऐसे कुछ डेलिकेट क्वेश्चंस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से ये पूछा गया है पिटिशनर के द्वारा। सो अगर मैं बात करूं कि क्यों ये बाइगमी या फिर पॉलीगमी जो है उसको डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देना चाहिए, तो देखिए सबसे पहले तो ये बात है कि सेकेंड मैरिज जो है वो हिंदू, क्रिश्चियंस या पारसी जो हैं अगर वो करते हैं तो उनके लिए डिफरेंट पनिशमेंट्स प्रोविजंस हैं जहां पे 7 साल या फिर फाइन या फिर दोनों ऐसे हो सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं ये सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी जो है वो मैरिज प्रोवाइड कराता है, और जो अगर मुस्लिम्स कम्युनिटी अगर कोई इसे फॉलो करता है तो उनके लिए कोई भी ऐसे पनिशमेंट्स के प्रोविजंस नहीं है। तो इसलिए ये जो सेक्शन 494 है वो डिस्क्रिमिनेशन प्रोवाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ वायलेशंस ऑफ आर्टिकल 14 एंड 15 क्लॉज 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो इस बेसिस पे बाइगमी जो है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने की जरूरत है। सो अगर मैं बात करूं कि अभी सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड रहा है ओवर द इयर्स, तो देखिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सी मसीलामनाई मुदलरीर 1996 केस में कहा था कि वोमेन हैव द राइट टू एलिमिनेट जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि कोई भी फीमेल या कोई, अगर मैं बात करूं वोमेन के पास, उसके पास राइट है कि अगर उसके खिलाफ जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसके खिलाफ वो आवाज़ उठा सकती है, जहां पे राइट टू इक्वलिटी उनको भी प्रोवाइड किया जाता है अलॉन्ग विद द मैन। और ये जो राइट है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है और ये फंडामेंटल राइट भी है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड रहा था 1996 में। फिर सरला मुदगल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक क्वेश्चन पूछा गया था पिटिशनर के द्वारा कि अगर कोई हिंदू है, कोई अगर हिंदू हस्बैंड है और वो अगर दूसरी शादी करने के लिए इस्लाम धर्म को कबूल कर लेता है और इसके बाद अगर दूसरी शादी करता है तो क्या उस केस में जो ये सेक्शन 494 में मेंशन किया गया है कि जहां पे मुस्लिम्स कम्युनिटी को पनिशमेंट नहीं मिल सकता है उस केस में, तो क्या ये अप्लीकेबल रहेगा? तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कन्वर्सन ऑफ इस्लाम, अगर सिर्फ इस्लाम को धर्म कबूल कर लेने से मैरिज के लिए जो आपकी पहली शादी जो हिंदू धर्म में हुई थी वो अपने आप टूट नहीं जाती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और जिसके चलते जो सेकंड मैरिज जो है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा, और जिसके चलते इसके बाद जो भी सेकंड आईपीसी 494 के अंडर जो भी पनिशमेंट्स के प्रोविजंस हैं वो अप्लीकेबल होगा, क्योंकि उसने जो भी वो आदमी जो अगर वो शादी करता है वो पहले हिंदू था, इसलिए वो अप्लीकेबल होगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और अभी आने वाले में समय में हमें देखना पड़ेगा कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इतनी विल है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आ सकती है, या फिर ऑल ओवर इंडिया में एक लॉ सभी रिलीजन के लिए अप्लीकेबल हो सकता है। ये आने वाले समय में देखना पड़ेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एज ऑलवेज फॉर ज्वाइनिंग।